नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, हम जो है मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे थे और जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें आपने सभी संप्रदायों के नाम देखे थे और आज जो है वो हम इनको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ते हैं इन्हें। तो मुख्य रूप से जो 6 संप्रदाय हमारे सामने थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहला था संरचनावाद, दूसरा है प्रकार्यवाद, तीसरा है गेस्टाल्टवाद, फोर्थ है व्यवहारवाद और पांचवा है मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान और छठा है मानवतावादी मनोविज्ञान। तो ये अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग स्कूल कह सकते हो आप इन्हें, और सबके जो समर्थक थे और कौन कहां से संबंधित है, ये मेन मेन चीजें हमने पढ़ी थी। और वैसे आपको मैं एक चीज बता दूं, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड, इनमें से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रीट के कंपैरिजन में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को पढ़ना कहीं ज्यादा सरल है बजाय रीट के। तो आप आराम से, जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है आप आराम से 30 में से 27-28 क्वेश्चन आराम से सही कर जाओगे। तो जो पढ़ा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। तो आगे पढ़ते हैं संरचनावाद के बारे में। सबसे पहला सिद्धांत है संरचनावाद और ये स्ट्रक्चरलिज्म है, ये एल है स्ट्रक्चरलिज्म। अस्तित्ववाद भी कहते हैं इसको, अंतर्निरीक्षणवाद भी कहते हैं। तो ये सब पर्यायवाची वर्ड हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि अंतर्निरीक्षणवाद जो है वो सिद्धांत किसका है, या अस्तित्ववाद किसका है, या संरचनावाद किसका है। ये सब एक ही तरह के नाम है, पर्यायवाची से वर्ड है। थोड़ा थोड़ा इनमें क्या है वो हम देखेंगे। देखिए एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा, कोई भी सिद्धांत है तो उसके नाम को आप देखिए कि उसके नाम में क्या है। मेनली नाम है संरचनावाद, तो संरचनावाद का मतलब तो क्या हो गया, सिद्धांत। और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, यानी ये सिद्धांत जो है ये निश्चित रूप से किसी न किसी विषय की संरचना के बारे में अध्ययन करने वाला होगा। ये इतनी चीज तो आपकी क्लियर होगी। और वो किसका अध्ययन करेगा, किसकी संरचना का अध्ययन करेगा, वो है चेतना का। जब हमने विकास पढ़ा था साइकोलॉजी का, तो उसमें आपने देखा था कि वो आत्मा का शुरू में कहा कि नहीं आत्मा का विज्ञान है, फिर कहा मन का विज्ञान है, फिर कहा चेतना का विज्ञान है, और लास्ट में फिर आता है व्यवहार का विज्ञान। तो वो जो तीसरा चरण था चेतना वाला, ये उसी चीज से संबंधित है, और जिन्होंने वहां वो सिद्धांत दिया था वही इसके समर्थक आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे पहला संप्रदाय है। सबसे अलग जो पॉइंट है वो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहला संप्रदाय है वो कौन सा माना जाता है, यही माना जाता है संरचनावाद। सबसे पहला, सबसे प्राचीन, तो सब में आपको संरचनावाद ही करना है। इसके समर्थक कौन कौन है? विलियम हुंट, और विलियम हुंट के शिष्य थे टिचनर। ये टिचनर जो है ये विलियम हुंट के शिष्य थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज इसके साथ में आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है, मैं सारी डिफरेंस आपको बता रहा हूं। ये संरचनावाद जो पर्टिकुलर नाम आएगा, अगर ये पूछा जाए कि संरचनावाद किसने दिया, पर्टिकुलर वाद से संरचनावाद ही नाम दे रहा है, और वहां ऑप्शन में मान लीजिए वुंट भी दे रखा है ए ऑप्शन में, और बी में उसने ये दे रखा है टीचनर। अब ये टीचनर जो है ये आपको करना है संरचनावाद में। तो अब आप कहोगे कि सर ये वुंट भी है और ये दोनों है, तो फिर ऐसे कैसे? दरअसल जो विलियम हुंट है, विलियम हुंट ने संरचनावाद नाम नहीं दिया था। विलियम हुंट ने इसके लिए एक दूसरा टर्म इस्तेमाल किया था, वॉल्यूंटेरिज्म। वॉल्यूंटेरिज्म, जिसको ऐच्छिकवाद भी आप कह सकते हो। ये नोट्स में सब आगे लिखा हुआ है मेरा। तो विलियम हुंट थे, दरअसल उन्होंने इस वॉल्यूंटेरिज्म जो वर्ड है इसका इस्तेमाल किया था, ना कि संरचनावाद का। ये संरचनावाद जो आगे आकर के प्रयोग किया गया वो इसके द्वारा किया गया था, टिचनर के द्वारा। तो ये जो ऐच्छिकवाद था वॉल्यूंटेरिज्म, ये ही चेंज होकर के आगे संरचनावाद में बदल जाता है। क्योंकि विलियम हुंट का देखिएगा, वुंट से वी, वी इस तरह से आपको डब्ल्यू है भले, तो वुंट से वॉल्यू, इस तरह से याद कर लीजिएगा कि वुंट ने कौन सा दिया था। लेकिन चूंकि उसको कोई ज्यादा महत्व नहीं मिला, ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, जब इनके शिष्य इनके साथ मिलते हैं टिचनर, तो फिर यहां से इस काम में तेजी आती है और यह सिद्धांत का नाम जो हो जाता है संरचनावाद।
ये बहुत माइनर डिफरेंस है। ये सामान्यतः आपको किताबों में देखने को नहीं मिलता कि कोई भी गाइड है और उसमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो टिचनर जो है उन्होंने इस्तेमाल किया संरचनावाद। और वैसे अगर समर्थक देखा जाए तो संरचनावाद के तो ये विलियम हुंट भी हैं और ये सारे ही हैं, और भी दो चार समर्थक और हैं, जैसे वेबर आ जाएगा, फेकनर आएगा, हेल्महोल्ट्ज आएगा। तो ऐसे समर्थक तो कई हैं, लेकिन पर्टिकुलर कभी आपसे ऐसे डिफरेंस पूछता है तो आप ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में है संरचनावाद स्कूल को वुंट के शिष्य टिचनर द्वारा अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में प्रारंभ किया गया था। यह आ गया पॉइंट। तो यह बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा। जो मैंने आपको इतनी देर समझाया है वही है कि संरचनावाद, जो पर्टिकुलर संरचनावाद है, उसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? टिचनर के द्वारा। लेकिन उससे पहले जो विलियम हुंट थे उन्होंने उसको नाम दिया था वॉल्यूंटेरिज्म, और वो ज्यादा कोई लोकप्रिय नहीं हुआ था, लेकिन वो ही आगे जाकर के फिर संरचनावाद में बदलता है और वो है। तो आपके लिए संरचनावाद महत्वपूर्ण है, बस वो नाम ध्यान में रख लेना। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति थी, कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अब यहां आपको एक चीज को समझना है कि चेतना से आप क्या मतलब समझते हैं। इस पॉइंट को आप जो मैं समझा रहा हूं बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, चेतना से आप क्या अर्थ समझते हैं? नॉर्मली जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि चेतना से मतलब होता है जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था के अंदर जो किया जा रहा है व्यवहार, या उस जागृत अवस्था का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, वो ही इसमें माना जाता है कि चेतना का अध्ययन वाला जो टॉपिक है। अब ये चेतना के अर्थ से हम नॉर्मली समझते हैं कि आप चेतन हो या नहीं हो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस समय चेतन हो या नहीं हो? तो चेतन अवस्था से मतलब जो है वो जागृत से, अब मतलब यही नहीं है कि आप सोए हुए नहीं हो तो इसका मतलब आप चेतन हो। पर्टिकुलर अगर हम साइकोलॉजी की भाषा में बात करें तो चेतना से क्या मतलब होता है कि वातावरण से मैं एक चीज लिख रहा हूं यहां, किसके द्वारा? संवेदी अंगों के द्वारा। संवेदी अंगों के द्वारा। संवेदी अंग कौन से होते हैं? तो आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं उनको ही हम कहते हैं संवेदी अंग। उन्हीं से ही हम बाह्य उद्दीपकों को ग्रहण करते हैं। तो संवेदी अंगों के द्वारा वातावरण से उद्दीपकों को ग्रहण करके जो अनुक्रिया की जाती है, वही अवस्था में उसको हम क्या कहते हैं? चेतना अवस्था या चेतन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप मेरी जैसे मान लीजिए मैं यहां बोल रहा हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और मैं कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये पढ़ाते पढ़ाते अचानक आपका मन जो है वो कहीं और चला गया और आप, जो मैंने दो तीन लाइनें ऐसी थी जो आप सुन नहीं पाए। तो इसका मतलब क्या आप उस समय जागृत अवस्था में हैं? क्या आप चेतन अवस्था में हैं उस समय? उस समय मेरे संदर्भ में आप चेतन अवस्था में नहीं है। क्यों? जब आप चेतन अवस्था में तब हैं जब आपने मेरी उस बात को सुना, यानी मेरी जो आवाज जा रही है, मैं जो बोल रहा हूं, वो आपके लिए उद्दीपक ही है। तो आपने उसको सुना और उसको सुनकर के फिर जो आप अनुक्रिया करते हैं, आपने अपने कानों से सुन लिया उस बात को, फिर आपने उसको समझा या नहीं समझा, या जो भी आपके द्वारा अनुक्रिया है, यह प्रोसेस होता है चेतना अवस्था का, चेतन का। केवल कोई व्यक्ति मान लीजिए जागृत अवस्था का मतलब सिर्फ जाग रहा है तो हम उसको चेतन नहीं बोल देंगे। जागृत अवस्था तो एक बहुत सिंपल टर्म है, बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है, लेकिन जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो केवल इस जागृत अवस्था बोलने से काम नहीं चलेगा। जागृत अवस्था का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने बताया संवेदी अंग कौन से होते हैं, यह टर्म बाद में भी आएगा। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। अब इन पांचों से जब वातावरण में उपस्थित कोई भी उद्दीपक से मतलब है, कोई भी आप चीज समझ लीजिए आपके वातावरण के अंतर्गत है, चाहे किसी की आवाज है, कोई व्यक्ति है, कोई इंसान, कोई भी। जैसे मान लीजिए कुत्ता भौंक रहा है कहीं, अब आप बैठे हैं लेकिन आपका चूंकि ध्यान ही उधर नहीं है, वो कुत्ता भौंक भी रहा है, तो आप उस उद्दीपक को ग्रहण नहीं कर पाए। तो उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो वो चेतना अवस्था नहीं होगी उस कुत्ते के संदर्भ में। मान लीजिए कहीं से कोई गंध आ रही है, अब जैसे मान लीजिए हलवा बन रहा है
उस हलवे का संपर्क, उसकी जो खुशबू है, आप अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उस खुशबू का संपर्क आपसे हुआ और आते ही आपके कान खड़े हो गए, कहा अरे वाह, आज तो घर में हलवा बन रहा है। यह अवस्था है चेतन अवस्था। तो चेतन अवस्था को आप मोटे मोटे रूप में इस प्रकार से समझिएगा कि चेतन अवस्था से मतलब केवल जागृत अवस्था से नहीं होता कि हम केवल सो नहीं रहे हैं, हम बैठे हैं, हमारे जो है आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा पांचों एक्टिव है और बस हम जाग रहे हैं, लेकिन हमारा किसी विषय वस्तु से कोई भी संपर्क नहीं है, तो वो साइकोलॉजी की भाषा में चेतन अवस्था नहीं है। वो पूरी उसकी परिभाषा नहीं है, केवल आधी अधूरी परिभाषा होती है। चेतन अवस्था क्या होती है? जब हम हमारे संवेदी अंगों के द्वारा वातावरण में उपलब्ध या वातावरण के अंतर्गत जो भी उद्दीपक हैं, उद्दीपक से मतलब कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी आवाज हो सकती है, हमारी इंद्रियों के द्वारा हम जो भी ग्रहण करेंगे, तो उद्दीपकों को हम ग्रहण करते हैं और वो ग्रहण करने के बाद में जो अनुक्रिया है, इसी को हम कहते हैं चेतना। जैसे हलवा है, तो हलवे की जो खुशबू है, वो खुशबू आपके लिए क्या है? एक उद्दीपक है। आपकी नाक से जो, यानी नाक मतलब आंख, नाक तो संवेदी अंग हो गया नाक, तो नाक से आपने उस खुशबू को ग्रहण किया। ये जो चीज है, ये है उद्दीपक। खुशबू जो है एक उदाहरण के रूप में, तो ये चेतना का एक सही मायने में अर्थ होता है। तो मुझे आशा है कि आप इस चीज को कभी भूलेंगे नहीं। चेतना से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से, या जो व्यक्ति अनुभवों से था, जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण में उपस्थित होती है। इस क्षण वाले का मतलब वही है जो मैंने अभी आपको पूरा एग्जाम्पल से समझाया है। तो आप नोट्स लिखो, जब नोट डाउन करो तो उसमें एक पॉइंट ये भी जोड़ना, चेतना लिख के और आगे चेतना के आगे डैश करके ये लिखना कि हमारे संवेदी अंगों के द्वारा, हमारे संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं? अब आपको पता होना चाहिए, इतना तो पता होगा, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। कई बार जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि आप अपने काम में इतने ज्यादा, आपका दिमाग इतना ज्यादा कंसंट्रेट है कि उस वक्त कोई आपके पास से निकल गया तो भी आपको पता नहीं चला। कई बार होता है कि आप पढ़ाई में इतने मशगूल है, पढ़ने में, कि कोई आपके पास से निकल गया लेकिन आपको पता नहीं चला। तो उसके संदर्भ में आप चेतन नहीं है, उस विषय वस्तु के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि आपके संवेदी अंगों ने उस चीज को ग्रहण, उस उद्दीपकों को ग्रहण नहीं किया। तो ये 5 ये हो गए संवेदी अंग। तो हमारे संवेदी अंगों के द्वारा वातावरण से उद्दीपकों को ग्रहण करके जो अनुक्रिया की जाती है, उसी को हम कहते हैं चेतना। तो यह पॉइंट देख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा साथ में। तो सिद्धांत से आप समझ गए कि जो संरचनावाद है, वो संरचनावाद क्या कहता है? वो मुख्य रूप से मनोविज्ञान में अवधारणाओं को समझने के लिए, अवधारणाओं से मतलब जो भी सिद्धांत है या जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, और यहां हम चूंकि बात कर रहे हैं चेतना की, तो मनोविज्ञान में अवधारणाओं को समझने के लिए उनकी संरचना पे बल देता है कि उनकी संरचना कैसी है। तो अब ये अलग अलग आगे और व्याख्या करेंगे। अब इसके बाद में तो ये मेन चीज आप समझ गए कि ये किस पर बल देता है? संरचना पर। लेकिन आप ये बताइए, क्या चेतना की संरचना को बताया जा सकता है सही मायने में? क्या उसको डिफाइन किया जा सकता है कि चेतना की संरचना होती कैसी है? भाई संरचना का हम बात करेंगे, ये खुद भी देखिए, इनके 2-3 जब सिद्धांत ये देते हैं आपस में, तो ये खुद ही थोड़ा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम क्या बोल रहे हैं। ये वेस्टर्न जो थिंकर हैं, जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इनका थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा सा कभी कुछ मिलेगा इसमें, कभी तो ये चेतना को मन बना देंगे और कभी चेतना को मस्तिष्क बना देंगे। तो ये खुद ही कई बार ये हो जाते हैं कि हम पर्टिकुलर कहना क्या चाह रहे हैं। और यही कारण है कि जब वैज्ञानिकता की बात आती है तो वो सिद्धांत पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे समय के साथ में विकास होगा आगे, जो अब जैसे इस सिद्धांत के बाद में जो आएगा वो है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। वो प्रकार्यवाद इसकी आलोचना करेगा कि क्या होती है संरचना, कैसे बताओगे संरचना को?
तो हमें कार्य पर ध्यान देना चाहिए, जो व्यवहार किया जा रहा है कार्य के द्वारा उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि संरचना पर। तो इस तरीके से अब इसके बाद में देखिएगा, जो विलियम हुट के शिष्य थे, इन्होंने चेतना के 3 तत्व बताए: संवेदन यानी सेंसेशन, भाव या अनुराग यानी फीलिंग या अफेक्शन, और प्रतिमा या प्रतिबिंब। तो ये कहते हैं कि चेतना के 3 तत्व होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये वुंट ने नहीं बताए हैं, ये टिचनर ने ही बताए हैं कि चेतना के 3 तत्व होते हैं: संवेदन, भाव या अनुराग, और प्रतिमा या प्रतिबिंब। अब देखिए, संवेदन से मतलब क्या है? संवेदन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि ये वर्ड बार बार आएगा। संवेदन से मतलब है संवेदी अंग। तो 5 संवेदी अंग होते हैं हमारे: आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो यहां उससे मतलब है। और भाव या अनुराग से मतलब होता है फीलिंग से, जो हमारे भाव होते हैं, जैसे मान लीजिए क्रोध है, प्रेम है, ये अलग अलग जैसे जो नेचुरल भाव होते हैं, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष। तो ये इस तरह की कई चीजें मानी गई है। हालांकि जो मैकडूगल है उन्होंने 14 संवेग माने हैं, 14 संवेग माने हैं, लेकिन अब मुख्यतः भाव के अंतर्गत हम क्रोध, प्रेम, खुशी, इन चीजों को शामिल करते हैं। और इसके बाद में आता है प्रतिमा या प्रतिबिंब। तो हम जो भी चीज के बारे में कोई सोचते हैं, तो वो कोई भी हमारे मन में विचार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी इमेज के रूप में आता है। जैसे मान लीजिए मेरे मन में अभी विचार आता है गाय का, काऊ। मैंने सिर्फ ये बोला गाय यानी काऊ, आपके माइंड में क्या गाय की जो छवि है, क्या वो नहीं आई? बिल्कुल आई है। मैंने बोला भैंस, तो क्या आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में क्या भैंस कैसी होती है, उसका जो चित्र है, क्या वो नहीं आया है? आया है। तो ये टिचनर ने चेतना की 3 तत्व बताए हैं: संवेदन, भाव और प्रतिमा। और अब देखिएगा, इनमें ज्यादा उस तरह से मत होइएगा कि आप सोचें कि ये कैसे होता होगा, क्या होता होगा। कई सिद्धांत तो ऐसे हैं जिनमें खुद ही ये आगे जाके इस तरह से नकार देते हैं कि नहीं नहीं, हमने जो बताया था वो थोड़ा सा सही नहीं था, इसको ऐसे करेंगे। तो ये तो सब अपना अपना मत दे रहे हैं, अपनी अपनी बातें। अब इनको बोलना है कि हमें कुछ ना कुछ तो सिद्धांत देना है, अब उस पर आगे विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहां ये जो सिद्धांत दे रहे हैं, ये आगे जाकर के पूरी तरह ही फ्लॉप हो जाएगा, संरचनावाद। इसकी आलोचना होगी। इसमें मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह पॉइंट भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। मानसिक प्रक्रियाओं से मतलब जैसे अब आप उसको कई रूपों में ले सकते हैं। मैंने आपको वही बताया था, कभी ये चेतना को किस रूप में समझाते हैं, फिर ये कभी मन की बात करेंगे, फिर ये कभी कहेंगे मानसिक प्रक्रियाओं से मतलब मस्तिष्क। तो आप उस रूप में समझना है कि जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, मस्तिष्क के द्वारा जो प्रक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए इन्हें संरचनावादी कहा गया। अब मुख्य रूप से जो अंतर्निरीक्षण विधि, ये देखिए कई बार ये नाम आता है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अंतर्निरीक्षण को आप अंतर्दर्शन भी कह सकते हो, जो शुरू में मैंने आपको नाम बताए हैं, और इंट्रोस्पेक्शन भी कह सकते हो। अब इंट्रो का मतलब क्या होता है? अंदर, और स्पेक्शन का मतलब होता है देखना, यानी अपने अंदर देखना। अंतर्निरीक्षण का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपने अंदर देखना। अब आप ये बताइए, क्या हर व्यक्ति जो अपने अंदर झांक के देखेगा, क्या वो बिल्कुल सही बात बताएगा कि मैंने मेरे अंदर झांक के ये देखा, और ये मेरे मन में जो बात थी ये बिल्कुल सटीक, और ये मैं बोल रहा हूं? क्या ऐसा होता है क्या कि मन के अंदर व्यक्ति झांक के देखेगा? अब देखिए, यही इनके इसी पॉइंट में ही इस सिद्धांत का विनाश छिपा हुआ है। इसी लाइन के अंदर इनके इसी सिद्धांत का विनाश छुपा हुआ है। सबसे बड़ी आलोचना यही निकल के आएगी। अब अंतर्निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण, यानी अंतर्निरीक्षण से मतलब है अपने अंदर हर व्यक्ति ये झांके देखे, अपने अंदर देखे और फिर बताए जो भी है। तो क्या व्यक्ति वही बोलेगा क्या जो उसके मन में चल रहा है? व्यक्ति बाहर कुछ बोलता कुछ और है, और जबकि उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। तो ये तो कहे यार, ये तो वही बात हो गई कि जो
गाड़ी चलाने का सिस्टम है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से गाड़ी चलाएगा? सब अपने अपने मन के हिसाब से गाड़ी चलाओ तो सब अच्छा होगा? क्या हो सकता है? क्या संभव है क्या ऐसा? गाड़ी ढंग से लोग तभी चलाएंगे जब वो रेड लाइट पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होगा। अगर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होता तो लोग किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं? जो लाइन लगी होती है वो कि उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, और अगर पुलिस वाला वहां खड़ा नहीं हो तो व्यक्ति इधर उधर देखेगा और ये लो भैया चलो। तो इसी लाइन के अंदर ही इनकी सबसे बड़ी आलोचना छिपी हुई है कि अपने अंदर झांक के आप क्या क्या बताओगे? क्या ये देखो, मन का विश्लेषण करो। हम भी, अगर मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि आप सोच के बताओ, अपने मन के अंदर झांक के देखो और मन की जो संरचना है उसके बारे में बताओ। आप कहोगे क्या क्या बताएं? कहीं बताओ, अपने मन की संरचना का अध्ययन करो, अपने अंदर झांको। तो इसी लाइन के अंदर ही इसका ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी ये था। उसके बाद में है अंतर निरीक्षण एक विधि के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में मनोवैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं कर सका। इसे कम वैज्ञानिक पाया गया क्योंकि अंतर निरीक्षणीय विवरणों का सत्यापन बाह्य प्रेक्षकों द्वारा संभव नहीं हो सकता। बाह्य प्रेक्षक से मतलब यह होता है कि बाहर से कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसको क्या पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है? व्यक्ति सामने कुछ और बोल रहा है कि भाई मेरे मन में तो ये बात आ रही है और ये बात है, तो ये जरूर थोड़ी है कि वो व्यक्ति जो है बिल्कुल सही बोल रहा है। वो कोई जरूर नहीं है। तो इसलिए ये लाइन मैंने लिखी है कि अंतर निरीक्षणीय विवरणों का जो भी व्यक्ति है कि इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांक करके देखना, अपने अंदर देखना, तो क्या उसका सत्यापन बाह्य व्यक्ति के द्वारा क्या हो सकता है? क्या आपके अंदर क्या चल रहा है? आप मेरे सामने कहते हो कि सर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझे कहे नहीं नहीं सर, हम तो है ना बहुत आपकी बात को मानते हैं, आप जो कह रहे हो वो हर चीज हम फॉलो करते हैं सर, हमारे बिल्कुल मन की बात है ये। क्या ये, इस बात पे मैं यकीन कर लूं, मैं विश्वास कर लूं इस बात पे कि आप सच बोल रहे हो? कोई जरूर नहीं है। अब भाई हो सकता है बोल भी रहे हो और हो सकता है नहीं भी बोल रहे, दोनों ही बातें हैं। तो बाह्य प्रेक्षक से मतलब आप ये समझ लिए कि जैसे मैं हूं कोई बाहर से व्यक्ति, दूसरा यानी देखने वाला, और आपके मन में क्या चल रहा है और आप क्या कह रहे हो, क्या वो चीज उसका सत्यापन संभव है क्या? कैसे सत्यापित करोगे उसको? नहीं हो सकता संभव। और इसलिए कोर्ट के अंदर जितने भी केस वगैरह होते हैं तो उनमें क्या चीजें दी जाती है? सबूत। सबूत जो होता है उसके आधार पर फिर यह तय होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है। यहां आप सत्यापित कैसे करोगे? तो यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। तो ये क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे दें, अगर ये चीजें आप सारी समझ रहे हो जो मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मेन में लाइनें मैंने इसमें लिख दी सारी, तो आपका इक्वेशन गलत होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद में आता है, नोट मैंने लिखा है कि विलियम हुंट ने कभी संरचनावाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। किसने किया था? टिचनर ने किया। यह मैंने लिख दिया और इसको मोस्ट के अंदर रख लेना, इस पॉइंट को। कभी अगर ऐसे नाम आता है समर्थकों में, तो समर्थकों में आप ये चीजें साथ में लिख सकते हो, लेकिन अगर पर्टिकुलर संरचनावाद शब्द का नाम आएगा तो फिर आपको टिचनर ही करना होगा, वुंट नहीं होगा। वुंट ने अपने विचारों को वॉलंटरिज्म का नाम दिया था। इसको हिंदी में आप ऐच्छिकवाद भी कह सकते हो, लेकिन चूंकि ये कोई ज्यादा लोकप्रिय हुआ नहीं, कोई ज्यादा इस पर चर्चा हुई नहीं, लेकिन संरचनावाद जो था बाद में इस पर फिर खुल करके चर्चा होती है। या यूं कह सकते हो कि जो वॉलंटरिज्म है यही चेंज होकर के आगे संरचनावाद में बदला था। लेकिन चूंकि संरचनावाद जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था? टिचनर। और टिचनर कौन थे? विलियम हुंट के शिष्य। अन्य समर्थक कौन कौन है इस सिद्धांत के? तो वेबर है, फेकनर है, हेल्म होल्टस है। तो ये सिद्धांत था आपका संरचनावाद, और मुझे आशा है कि ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, शॉर्ट में इसका रिवीजन कर देता हूं कि संरचनावाद है क्या। देखिए, संरचनावाद मुख्य रूप से संरचना की बात करेगा कि स्ट्रक्चर की बात करो। मैं आपको एक उदाहरण से और समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे मोटरसाइकिल है, बाइक है कोई, तो बाइक की संरचना का मैं अगर आपको यह कहूं कि इस बाइक की संरचना का अध्ययन करो, क्या हो सकता है? संभव है बाइक की संरचना का अध्ययन करना? क्या संभव है क्या? अब आप में से कईयों क्या आ रहा होगा, कैसे? अरे बिल्कुल संभव है।
जो चीज आपके सामने मूर्त रूप में उपलब्ध है, यानी आप उसको देख सकते हो, तो उसकी संरचना का अध्ययन तो आप कर सकते हो। लेकिन जो चीज अमूर्त है, मन, चेतना, ये चीजें जो आप पर्टिकुलर इनको दिखा नहीं सकते, क्या देखो ये रहा मन, ये देखो, नहीं दिखा सकते। तो ये सिद्धांत जो है ये किसकी बात कर रहा है? ये मनोविज्ञान में अवधारणाओं को समझने के लिए उनकी संरचना पर बल देता है, संरचना की बात करता है। अब इस सिद्धांत के अंदर हम बात कर रहे हैं चेतना की, कभी मन की। अब इसकी कैसे आप संरचना बताओगे? तो फिर इन्होंने कहा इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांको। अरे क्या झांको अपने अंदर? तो उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि यह वैज्ञानिक विधि नहीं है। इसलिए यह आगे जाकर के सिद्धांत फ्लॉप हो जाता है और इस सिद्धांत को मान्यता नहीं मिलती है। तो यह पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो मेन चीज इसमें यही है। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? जैसे इंट्रोस्पेक्शन विधि जो है वो किस सिद्धांत से संबंधित है, अंतर्दर्शन किससे संबंधित है, अंतर्निरीक्षण किससे संबंधित है, वॉलंटियरिज्म जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था, या इसका संबंध किस सिद्धांत से है, यह आपसे पूछ सकता है। संरचनावाद सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, यह आपसे पूछ सकता है। इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे? 2-4 नाम है, वेबर, फेकनर और हेल्महोल्ट्ज। यह आप ध्यान में रखना, यह आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो यह आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो है वो आता है प्रकार्यवाद या कार्यवाद, फंक्शनलिज्म। क्या है? अब देखिए इसमें यह वर्ड है कार्य, यानी ये किस पर बल देगा? कार्य पर बल देगा, फंक्शन पर बल देगा। ये नहीं कहेगा कि आप मन की संरचना का अध्ययन करो, चेतना की संरचना का अध्ययन करो, मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन करो। यह आपको यह कहेगा कि इनके कार्य का अध्ययन करो। तो आप एक तरह से उसके आलोचना के रूप में भी सिद्धांत को ले सकते हैं। इसकी स्थापना जो है वो अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स के द्वारा 1890 में अपनी एक पुस्तक लिखकर, जिसका शीर्षक था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, कर दी थी। तो क्या था उसमें? उनका मानना था कि मनोविज्ञान का संबंध इससे है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है, कार्य पर बल देगा, न कि इस बात से कि चेतना के तत्व कौन से हैं। अब चेतना के तत्व जो किसने बताए थे? टीचनर। अब वो भी देखे टीचनर, क्योंकि ये जो विलियम हुड के शिष्य थे टीचनर, इन्होंने बाद में विलियम जेम्स के साथ भी काम किया था। तो अब ये देखेंगे यार देखो मैंने तो 3 बताए थे वो, और ये मेरे ही सिद्धांत के लिए कह रहे हैं कि नहीं, कि क्या होते हैं चेतना के तत्व? कुछ नहीं होता। चेतना के तत्व होते हैं, ये होते हैं, संरचना होती है, कुछ नहीं होता। चेतना के बारे में क्यों और कैसे कार्य करती है उस चीज का हमें अध्ययन करना चाहिए। तो ये भी देख रहा होगा साइड में बैठा के यार मैंने तो दिए थे तत्व, 3 तत्व बताए, और कि 3 तत्व कौन कौन से बताए थे आपको याद? तो जो अब तक हो गया होगा, कौन सा था? एक तो था सेंसेशन, संवेदना था, और इसके अलावा फीलिंग यानी भाव, और एक था इमेजेस, SFI। जबकि उस चीज को सिरे से खारिज कर दिया किसने? विलियम जेम्स ने। कहा है बड़ा सिद्धांत देने वाला, कुछ नहीं होता है, फालतू बैठे बैठे ऐसे ही सिद्धांत दे रहे हो कि चेतना के 3 तत्व होते हैं। क्या होते हैं तत्व? हमें इस चीज का अध्ययन करना चाहिए। मनोविज्ञान का संबंध इससे है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है, न कि इस बात से कि चेतना के तत्व कौन कौन से हैं। तो जेम्स ने चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर अधिक बल डाला। ये कुछ नहीं, एक साइकोलॉजी का एक अच्छा टर्म है कार्यात्मक उपयोगिता, कि जो चेतना है वो किस रूप में कार्य करती है, किस रूप में उपयोगी होती है, हमें कौन से कार्यों का अध्ययन करना चाहिए, क्या नहीं। बस एक सीधा सा टर्म है, बाकी ज्यादा इसमें कुछ ऐसा जो है वो माथापच्ची वाली बात नहीं है। इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसमें एक साथ में और ऐड कर लीजिएगा। दरअसल जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है, ये पुस्तक कब आई थी? 1890 में। तो इस प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर इन्होंने एक टर्म दिया था, किसने? विलियम जेम्स के द्वारा, कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? चेतना की धारा। चेतना की धारा या प्रवाह है। ये जब आप नोट्स लिखें तो नोट्स के साथ में इस पॉइंट को ऐड कर दीजिएगा कि विलियम जेम्स ने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के अंदर चेतना की धारा या प्रवाह है, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, बात कही है। क्या चेतना की धारा?
धारा क्या होती है जो लगातार बहती रहती है? भाई आपने सी देखा होगा, समुद्र। अब समुद्र के अंदर आपने धारा देखी होगी, लगातार धारा बहती रहती है, यानी उसका प्रवाह लगातार होता रहता है। तो यहां इनका क्या मतलब है कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो चेतना है, वो लगातार कार्य करती रहती है। मुख्य रूप से इन्होंने मस्तिष्क के रूप में आप समझिए उसको, जो चेतना है एक प्रकार से मस्तिष्क के रूप में कह रहे हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो लगातार कार्य करता रहता है। जब एक्टिव होता है मनुष्य, जागृत अवस्था में होता है, तो लगातार कार्य उसका मस्तिष्क कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि चेतना की धारा या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का संबंध किस सिद्धांत से है? तो ध्यान रखना, प्रकार्यवाद या कार्यवाद। किसके द्वारा दिया गया था? विलियम जेम्स। किस पुस्तक में? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कब आई थी? 1890। और ये जो विलियम जेम्स है, इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जबकि मैं आपको बता चुका हूं, आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है वो आप विलियम वुंट करेंगे, ना कि विलियम जेम्स। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। कभी वुंट और जेम्स अगर दोनों साथ में आ जाएं और वो आपसे पूछ ले कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो फिर वुंट ही सही होगा। और अगर कभी मान लीजिए वुंट ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर आप जेम्स कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों कभी आते हैं या फिर वुंट ऑप्शन में है, तो फिर वो वुंट ही होगा। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट है, और अमेरिकी मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन है? विलियम जेम्स। इसके बाद देखिएगा, अन्य संस्थापक इसके कौन कौन है? डीवी है, एंजिल है और कार है। तो थोड़ा सा इनका नाम ध्यान में रख लीजिएगा। विलियम जेम्स का विश्वास था कि मानस की संरचना पर, मानस से मतलब वही मन चेतना की संरचना पर ध्यान देने के बजाय मनोविज्ञान को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि मन क्या करता है तथा व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। तो व्यवहार जो है वो लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है, तो मन क्या करता है, इसका हमें अध्ययन करना चाहिए, ना कि संरचना का। तो ये बात आपके कुछ बैठ रही है कि हाँ यार, बात तो इनकी सही है। यानी संरचनावाद वाले जो हैं उनसे कहीं अधिक उपयोगी सिद्धांत है ये। संरचना वाले लास्ट में आते आते उनके यही नहीं समझ में आया कि यार हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, तो बात तो इनकी भी सही कि अंदर से बताओ, झांको अंदर, अपने अंदर, मन के अंदर देखो, संभव है क्या वो चीज? तो जबकि उसके आलोचना के रूप में मान लीजिए, या उससे बेहतर सिद्धांत अब हमें यहां देखने को मिलता है। विलियम जेम्स ने 1899 में टॉक टू टीचर्स ये पुस्तक लिखी थी। और ये देखिएगा, इसका नाम मैंने इसने लिखा है क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसकी प्रथम पुस्तक के रूप में इसको माना जाता है, टॉक टू टीचर्स को। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा नाम जो है। तो ये वाला आपका हो गया दूसरा सिद्धांत जो है प्रकार्यवाद। अब इसमें इतनी बातें हैं, जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी। और तो आज जो है वो हमने दो सिद्धांत पढ़े इसमें। सबसे पहला था संरचनावाद, और दूसरा जो है वो फिर कौन सा है? प्रकार्यवाद या कार्यवाद। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट जो आगे नेक्स्ट वीडियो वगैरह हैं, तो उनमें आगे हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। और देखिएगा, अगर कभी क्लास कोई नहीं आ पाती है तो कोई ना कोई इस तरह का रीजन होता है, कोई ना कोई कारण आता हो जाता है। जैसे मान लीजिए आजकल जो एक मौसम चल रहा है, शादियों का चल रहा है, तो कई बार डेक वगैरह हैं, या कई बार जैसे किसी की शादी होती है तो इतनी तेज आवाज में, अब चूंकि आसपास है, अब सबकी शादियां तो होती है, तो वो लगातार जैसे डेक वगैरह बजते हैं, बहुत तेज साउंड होता है। इतना तेज साउंड होता है कि उसके अंदर सारा जो सिस्टम है वो भी फिर उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग उसकी होती है। तो कई बार इस कारण से भी जो है वो डिले करना पड़ता है उसमें। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको चीज इतनी अच्छी मिले कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो कभी कोई वीडियो अगर मान लीजिए नहीं आ पाता है किसी दिन, संडे को तो वैसे भी संडे को तो हमेशा ऑफ ही रहेगा, लेकिन अगर बाकी दिन भी मान लीजिए किसी दिन नहीं आ पाया, तो पेशेंस रखिए उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बैठे हैं और फिर भी जो है वीडियो नहीं बना रहे, ऐसा नहीं हो सकता है।
अगर कभी नहीं आता है तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखे, आपके लिए जो चीज आएगी वो बहुत जबरदस्त आएगी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी फटाफट आवाज तेज साउंड हो रहा है या कोई भी रीजन है फटाफट करके रिकॉर्डिंग करके ऐसे कर दिया बस ठीक है। सिलेबस जो है वो हमेशा टीचर के हाथ में होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। वो चाहे तो 30 दिन में खत्म कर दे, चाहे तो 15 घंटे में खत्म कर दे, और चाहे तो 50 घंटे में खत्म करे, और चाहे तो 100 घंटे में खत्म करे। सिलेबस हमेशा टीचर के हाथ में है कि मुझे कितने में कंप्लीट कराना है। तो अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं। मेरी आशा, मैं यही सोच के पढ़ा रहा हूं कि कम से कम 90% आप क्वेश्चन एग्जाम में सही करो, कम से कम 90% आपके सही हो जाएं। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, और कभी मान लीजिए वीडियो नहीं आता है तो कोई उसको ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 दिन कभी कोई इश्यू ऐसा हो गया, क्योंकि इतनी ज्यादा तेज साउंड होता है कि उसका फिर क्या करें। अब किसी की शादी है, कोई आसपास के इतने क्षेत्रों में अभी जो मौसम चल रहा है वो शादियों का चल रहा है, लेकिन जब रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो फिर वो अब लगातार गाने की वो गाने वगैरह साथ में बजते रहेंगे, ढोल वगैरह हैं, ज्यादा साउंड होगी वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर वो आपको ही सुनने में उसमें समस्या आएगी। और ज्यादा तेज साउंड होता है, चलिए उसको फिर भी कुछ की धीमा कर दें आसपास के, कि चलो कि चलो हल्की आवाज भी आती रहेगी तो। लेकिन मैं वीडियो बनाऊंगा, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, तो मेरा दिमाग एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा जब इतने तेज आवाज के अंदर डेक वगैरह बजेंगे तो। नॉर्मली गानों के तो फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन शादी ब्याह में आप जानते हैं कि कितना तेज साउंड होता है, बैंड बाजा है, तो उन पे बहुत तेज उनकी वॉइस होती है। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन मान लीजिए कभी कोई नहीं आया वीडियो, तो लेकिन जो आ रहा है तो वो बहुत शानदार आएगा। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, और इससे ज्यादा तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं। लेकिन यही है कि जो चीज आपकी आएगी वो आपका सिलेक्शन करवा देगी। और रीट के अंदर भी यही था, जबकि रीट की साइकोलॉजी के अंदर तो इतने भयंकर सिद्धांत होते हैं। आप जिन्होंने रीट की साइकोलॉजी पढ़ी थी वो जानते हैं, आप में से 90% विद्यार्थी रिपीट हुए हैं वापस। जिन्होंने रीट में साइकोलॉजी का कोर्स लिया था, आप में से वही 90% से ज्यादा वापस यहाँ रिपीट हुए हैं। नए तो आए हैं जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीट वाले भी 90% मेरे यहाँ रिपीट हुए हैं। तो वो उसका रीजन ये है कि जो आपको पढ़ाया है वो बहुत दमदार तरीके से पढ़ाया है। जो वीडियो आएगा वो बहुत धांसू आएगा, एक एक चीज को समझाते हुए आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को देखिए कि कभी कभार हो सकता है कोई इश्यू हो, बाकी ऐसा नहीं है कि नॉर्मली बैठे हैं कि चलो नहीं आज छुट्टी कर देनी, ऐसा कभी नहीं होता। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे पढ़ेंगे जो बाकी के सिद्धांत हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।